रोहित और सुषमा के विवाह को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई बच्चों की प्लानिंग नहीं की थी। दोनों सोचते हैं कि पहले लाइफ अच्छे से एंजॉय कर ले, फिर देखेंगे। सुषमा बच्चों के स्कूल में जॉब करती और रोहित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर होता है। सुषमा को समर वेकेशन की छुट्टियां होती, तब हर साल दोनों किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाते। पर इस बार रोहित का छुट्टियों में अपने गांव जाने का बहुत मन होता है और फिर रोहित अपने प्लान के बारे में सुषमा से कहता है। अरे सुषमा, जरा सुनो, इस बार के वेकेशंस के लिए मैंने कुछ अलग सोचा है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, आपने क्या स्पेशल प्लान किया है? इस बार हम कोई हिल स्टेशन के बजाय अपने गांव चलते हैं, और वैसे भी हमें काफी दिन हो गए माँ पिताजी से मिले हुए। ओ कम ऑन रोहित, तुम्हें पता है ना समर में गांव का वेदर कैसे होता है, और इतनी गर्मी में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। उससे अच्छा हम मंजू दीदी के यहाँ चलते हैं। सुना है जीजा जी ने मस्त बंगलो बनाया है, दीदी का नया घर भी देखना हो जाएगा। शहर में पली बड़ी हो, तुम्हें गांव क्या पसंद आएगा, और तुम्हारे सो कॉल्ड जीजा जी तो बड़े लोग हैं। रोहित यार, तुम फिर मत शुरू हो जाओ। ठीक है, हम गांव भी चलेंगे, पर पहले दीदी के यहाँ जाएंगे, उनसे थोड़ी मेहमान नवाजी कर लेते हैं। बाद में तो गांव जाकर मजा आने ही वाला है। सुषमा का ये ताना सुनकर रोहित को गुस्सा आता है, बट सुषमा से झगड़ा करके वो अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। 2 दिन बाद अपनी सारी तैयारी करके रोहित और सुषमा शाम तक मंजू दीदी के यहाँ पहुँच जाते हैं और दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजा खुलता है। अरे सुषमा, तुम! व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनकी आवाज सुनकर सुषमा के जीजाजी भी बाहर आ जाते हैं और सुषमा से कहते हैं, ओहो सुषमा, तुमने तो हमें एकदम शॉक कर दिया। व्हाट अ सरप्राइज! तुमने हमें आने के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जीजाजी इन्फॉर्म कर देती तो मिलने का ऐसा मजा थोड़ी आता, और फिर आप लोगों को शौक भी तो देना था। ऐसे ही 2-4 दिन बड़े मजे से गुजरते हैं। रोहित इंतजार में होता है कि सुषमा गांव जाने के बारे में कुछ कहेगी, पर वो कुछ नहीं कहती। रोहित को लगता है कहीं ये भूल तो नहीं गई। और फिर अगले दिन सुषमा मंजू दीदी से कुछ बात करने उसके कमरे की ओर जाती है और दरवाजे पर आकर रुक जाती है। उसे जीजाजी और मंजू दीदी के कुछ खुसफुसाने की आवाज आती है। मंजू, अब ये सुषमा यहाँ कब तक टिकी रहेंगी? अब हमारे वेकेशंस की तो हो गई छुट्टी, परसों ही हमें निकलना था, और इनको बताए तो ये भी ना साथ चलने को तैयार हो जाए। अगर हमारा वेकेशन कैंसिल हो गया तो फिर मुझे ना दोष देना। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया है, अब क्या उन्हें जाने के लिए भी कह दूँ? मंजू दीदी और जीजाजी की ऐसी बातें सुनकर सुषमा बहुत दुखी हो जाती है। उसको लगा उसके यहाँ आने पर बड़ी खुशी होगी, उससे दीदी के यहाँ आने का बड़ा पछतावा होता है। सुषमा की रात बड़े मुश्किल से कटती है और अगली सुबह जल्दी उठकर वो जल्दी पैकिंग करने लग जाती है। यह देखकर रोहित सुषमा से पूछता है, सुषमा, इतने सुबह सुबह पैकिंग? हम कहाँ जा रहे हैं? आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग गांव जा रहे हैं। ओ सुषमा, अब ये क्या अचानक? हम अभी अभी तो आए हैं, और अभी तो हमने तुम्हारे जीजाजी और दीदी से अच्छे से खातिरदारी भी नहीं कराई। जितनी खातिरदारी करनी थी बहुत हो गई, अब चलते हैं यहाँ से। सुषमा का उदास चेहरा और आंखों में नमी देखकर रोहित समझ जाता है जरूर कोई बात है। दोनों तैयार होकर वहाँ से रुखसत होने लगते हैं। दीदी और जीजाजी सुषमा को रोकने के लिए कुछ विशेष प्रयास भी नहीं करते। उनका यह व्यवहार देखकर सुषमा के मन को बड़ी ठेस पहुँचती है। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं।
और शाम होते होते गांव पहुंच जाते हैं। अपने बेटे और बहू को देखकर रोहित के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं। सुषमा अपनी सास को रसोई में काम करते देख उनका हाथ बटाने चली जाती है और फिर सास सुषमा से कहती है, अरे बहू, रहने दे, मैं कर लूंगी सब। वैसे भी कितने दिन बाद आई हो, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। शहर में तुम्हें काम से कहाँ फुर्सत मिलती होगी। तुम तो बस यहाँ घूमो फिरो, आराम करो और मजे करो। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करोगी? मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा और गांव वाले सोचेंगे कि बहू को तो कुछ काम वाम आता ही नहीं। अरे तू गांव वालों की चिंता ना कर, वो सब मैं देख लूंगी। जा बेटा, तू जाके आराम से बैठ जा। ऐसा कहकर सासू माँ झटपट खाना बनाने लग जाती है और सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है और रात को सब मिलजुल कर मजे लेकर एक साथ खाना खाते हैं। सासू माँ का ऐसा अपनापन और प्रेम देखकर सुषमा को अपनी मॉडर्न सोच पर बहुत अफसोस होने लगता है। दूसरे दिन शाम को रोहित के पिता दोनों को खेत दिखाने ले जाते हैं और रास्ते में गांव वालों से भी मुलाकात होती है। सभी उन्हें बहुत आदर सम्मान और बड़े बुजुर्ग ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। ये सब देखकर सुषमा दंग रह जाती है और सोचती है कि गांव वाले कितने खुले दिल से मेहमान नवाजी करते हैं और ना ही इनमें किसी प्रकार का भेदभाव होता है और हम शहर के लोग हर चीज को पैसों से नापते हैं, उन्हें अनपढ़ समझते हैं। गांव वालों के पास भले ही पैसों की कमी हो, लेकिन हमेशा खुले दिल से स्वागत के लिए तत्पर होते हैं। इनके सामने शहर के लोग बनावटी लगते हैं। थोड़ी देर में सभी खेत पहुंच जाते हैं। सुषमा अपने हाथों से वहां की ताजी ताजी सब्जियां तोड़ती है। ये सब वो बहुत इंजॉय करती है। गांव में रहते रहते 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और सुषमा को पता ही नहीं चलता। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वो इस गांव की बेटी है। गांव के लोगों के प्रति सुषमा की जो सोच होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो गांव के लोगों को सम्मान पूर्वक देखती है और अपने पति रोहित के प्रति और भी आदर बढ़ जाता है, जिसने शहर में रहकर भी गांव की सभ्यता और संस्कृति को अपने दिल में संजो कर रखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जादुई आइसक्रीम। रामपुर गांव में एक आइसक्रीम बेचने वाला रहता था। उसका नाम भीमा था। वह गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा किया करता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। गांव के बच्चे और बड़े भीमा से आइसक्रीम खरीदते थे, पर वह ज़्यादा लोगों को आइसक्रीम नहीं बेच पाता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अधिक आइसक्रीम खरीदकर लोगों को बेच सके। एक दिन भीमा आइसक्रीम बेचकर घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु मिला जो कि बहुत ही भूखा था। भीमा ने उससे पूछा, क्या हुआ साधु बाबा, आप बहुत दुखी लग रहे हो? बेटा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, आज कुछ खाने को मिला ही नहीं। भीमा के पास एक आइसक्रीम बची हुई थी जो उसने साधु को दे दी, जिसे खाकर साधु बहुत ही खुश हो गया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुमने बिना किसी लालच के मुझे आइसक्रीम खिला दी। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? साधु बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी आइसक्रीम की स्टॉल कभी खाली ना हो। जब भी आइसक्रीम निकालूं तो वह अपने आप ही भर जाया करे। ठीक है, पर तुम्हें यह बात याद रखनी होगी कि जब भी कोई तुमसे गरीब व्यक्ति आइसक्रीम मांगे तो तुम्हें उसे मुफ्त में आइसक्रीम देनी होगी।
मुझे मंजूर है साधु बाबा। तब साधु बाबा ने उसे वरदान दे दिया। तथास्तु। और उसी समय आइसक्रीम की स्टॉल में आइसक्रीम भर जाती है, जिसे देखकर भीमा बहुत ही खुश हो जाता है। और वह जब आइसक्रीम की स्टॉल से आइसक्रीम निकालता है तो वह अपने आप ही भर जाती है और वह अब रोज़ बहुत सारी आइसक्रीम बेच लेता है। और जो आइसक्रीम नहीं खरीद सकते वह उन्हें मुफ्त में बांट देता है। वह इसी तरह रोज़ आइसक्रीम बेचता और आइसक्रीम की स्टॉल जादू से अपने आप ही पूरी भर जाती थी। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनवान हो गया। उसने अपना नया और बड़ा घर खरीद लिया। अधिक पैसे आने की वजह से वह बहुत ही घमंडी हो गया। अब वह किसी को भी आइसक्रीम मुफ्त में नहीं देता था। एक दिन उसके पास एक भिखारी आया। साहब, एक आइसक्रीम दे दो। चल हट भिखारी, कहीं और जाकर भीख मांग, चला जा यहाँ से। इस तरह भीमा किसी भी गरीब को मुफ्त में आइसक्रीम नहीं दे रहा था। कुछ महीनों बाद वही साधु जिसने भीमा को वरदान दिया था, अपना भेष बदलकर भीमा की परीक्षा लेने आया। साहब जी, एक आइसक्रीम दे दो। बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। चल हट यहाँ से, मैं क्या यहाँ मुफ्त में आइसक्रीम देने के लिए खड़ा हूँ? तभी साधु ने अपना असली रूप ले लिया और गुस्से में बोले, मैंने तुम्हें गरीबों को आइसक्रीम मुफ्त में बांटने के लिए कहा था, पर तुम पैसे आते ही घमंडी हो गए। मैं अपना वरदान वापस ले रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए साधु बाबा, गलती हो गई। पर साधु बाबा ने उसकी बात नहीं मानी और अपना वरदान वापस ले लिया। इससे भीमा बहुत ही दुखी हो गया। अब उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमें बाद में पछताना ही पड़ता है।